ओके तो आज हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर होने वाला है और अगर देखा जाए तो बायोकेमिस्ट्री में मेटाबॉलिक पाथवे में ऑलमोस्ट द वेरी क्रूशियल एंड वेरी इम्पोर्टेंट यू कैन से pathway is oxidative phosphorylation और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर हम लोग बात करें कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन या बायोलॉजिकल रिडक्शन रिएक्शंस की बात करते हैं हम लोग, या दोनों को ही हम लोग साथ में कोई ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो उस प्रोसेस में एक्चुअली हम लोग देखते क्या है क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीडेशन का मतलब इज देयर इज अ loss of electrons. Reductions means gain of electrons. यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस को कंबाइन अगर करके देखें तो क्या हो रहा है, कोई स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा होगा, लूज आउट हो रहा होगा, और कोई ऐसी स्पीसीज होगी जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही होगी। तो अभी जो हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो बात कर रहे हैं उसमें ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस की बात होगी। तो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम लोगों को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने क्या देखा, ऑक्सीडेशन इज एक्चुअली the loss of electron and the reduction is actually the gain of electron. ओके तो अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में या इस पाथवे में एक्चुअली क्या हो रहा है कि पूरा एक सिस्टम है, एक चेन है जो अरेंज है और वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हमें साइमल्टेनियसली देखने को मिलता है। बट जितने भी पाथवेज अभी हम लोगों ने कवर अप किए हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर आइडिया है, और वो आइडिया क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होते हैं, हम लोगों ने पाथवे जो भी कवर किए हैं उसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे उसमें या तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा था, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा था, जैसा कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये एक ए स्पीसीज है और एक बी है, ठीक है। और ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो इसके पास क्या आ गया, दो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो बी है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या ले रहा है, बी पॉजिटिव, राइट, बी यानी कि सिंगल प्लस। तो यहाँ पे हमें अगर देखें तो इस रिएक्शन को आप हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि इससे A प्लस से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और वो इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। सिमिलर लाइक दिस कि A प्लस दिस वन, ये इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, क्लियर। इसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट, दूसरी तरफ हम लोग इसको क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है, दो पॉजिटिव, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो अब ये क्या हो गया, बी प्लस हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मूवमेंट हो रहा है, क्लियर। तो अब यहाँ पे दूसरा जो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कई ऐसी चीजें देखी जहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट जो है हाइड्रोजन क्या हो सकता है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये ए है, और अगर या हम लोग देखते भी आए हैं, सिंपल हम लोग देख सकते हैं एक फ्लेवोप्रोटीन का एग्जाम्पल, कि जहाँ पे हम लोग बात करते थे कि ये FAD है और ये अगर हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी हम यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे हम दिखा दें दो हाइड्रोजन की जगह हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो दैट मीन्स ये क्या है, दो हाइड्रोजन हम यहाँ दिखा रहे हैं, और उसके बाद ये क्या बन जाएगा, FADH2। तो एक हम लोगों ने जो है ये हाइड्रोजन के थ्रू किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, ये भी हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी।
तीसरी जो हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी वो की है एनएडी की। एनएडी की हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये क्या है, ये क्या हाइड्राइड। तो हम लोग ऑलरेडी इस केस में बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा है कि किस तरीके से NAD+ जो है वो, अगर बात करें दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, पर क्योंकि ये सिंगल पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे पहले इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्या कन्वर्ट किया, इस मैकेनिज्म को समझने के लिए सिर्फ एक बार हम इसको लिख रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये NAD में कन्वर्ट हो सकता है। फिर ये जो एक NAD है, अगर उसको आप एक हाइड्रोजन दे दें, एक हाइड्रोजन मीन्स टू से एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिल जाए उसको, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है NADH। तो ये जो NADH आपको कई जगहों पे दिखता है, वो हम लोगों को किस एस्पेक्ट में हम लोग ये बताते हैं कि एक्चुअली टोटलिटी में क्या हुआ कि एक NAD जो है वो जो पॉजिटिव फॉर्म में या ऑक्सीडेटिव फॉर्म में वो रिप्रेजेंट किया जाता है और वो हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है NADH। क्लियर? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कितने हो गए, दो इलेक्ट्रॉन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन दिखाए जा रहे हैं और एक प्रोटॉन, यहाँ पे ये प्रोटॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। और बाकी क्या जानते हैं हम लोग कि दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन के टर्म्स में अगर हम कहेंगे तो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन जो है वो रिलीज आउट हो जाएगा। इस तरीके से ये चीज़ें हम लोग जानते हैं। दूसरी चीज़ हम लोगों को जो समझनी है वो है रिडक्टेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्टेंट क्या होता है? रिडक्टेंट वो एजेंट होता है या एक ऐसा एजेंट जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। अगर कहीं पर, फिर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन में हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, और उसमें एक ऐसा स्पीसीज है जो, या ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। ठीक, तो अभी हम लोगों ने यूज भी किया NADH और FADH2, इनको हम लोग क्या बोल रहे थे कि दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिडक्टेंट। पर अब यहाँ पे आपके दिमाग में होगा कि हम लोगों ने देखा दे आर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे थे, पर अभी हम उसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी को, क्योंकि एक्सेप्ट करके वो एक्चुअली उन्हें क्या करना है, डोनेट करना, उनकी बहुत ज़्यादा क्रूशियल एफिनिटी इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं है, बट वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में रिस्पॉन्सिबल होंगे। अभी इसको हम लोग जब देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो आपको इसकी क्लैरिटी और हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, वो मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन में जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। ठीक, तो यहाँ पे आपने ये जो टर्म्स देखे, ऑक्सीडेशन देखा आपने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के तरीके देखे, और क्या देखा आपने कि रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट। तो ये थोड़ा आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ होनी चाहिए, जहाँ पे आपको जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हों। ठीक, ओके, सो अब यहाँ पे आप उन लॉजिक्स को भी लगा सकते हैं कि कौन किस तरीके से कितना ऑक्सीडेंट हो सकता है या कितना रिडक्टेंट हो सकता है, किस बेसिस पे लगा सकते हैं, उनकी बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाकी जो बात आती है, एक टर्म आता है रिडक्शन पोटेंशियल, एक टर्म आता है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे इसको पोटेंशियल वर्ड को आप ले लीजिए। तो अगर आप पोटेंशियल मीन्स व्हाट, कि किसी भी मॉलिक्यूल में
कितना पोटेंशियल है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या लूज आउट करेगा। ठीक है, तो फिर से कि कोई भी किसी भी मॉलिक्यूल की टेंडेंसी कि वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन या कितनी एफिनिटी है उसकी इलेक्ट्रॉन को लेने की या ट्रांसफर करने की, तो वहां पे हम एक टर्म यूज करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। आप लोगों ने अगर देखा हो अपनी 9th 10th या 11th की केमिस्ट्री में, इसके बारे में हम लोग हाफ रिएक्शंस या स्टैंडर्ड ऑफ हाफ रिएक्शन के थ्रू जो है किसी भी रिएक्शंस का, जो कि रिडॉक्स पेयर रिएक्शंस होते हैं, उनका हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो मेज़र कर सकते हैं थ्रू अ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। और हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड जहाँ पे हाफ सेल हम बनाते हैं। कहने का सेंस ये है कि एक ऐसा सोल्यूशन आपने ले लिया जिसमें कि रिडॉक्स पेयर रिएक्शंस चल रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन गेन जो रिएक्शन है वो चल रहा है। उस कंडीशन में एक जो है मॉलिक्यूल उस सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम कर रहा होगा और एक एक्सेप्टेंस का काम कर रहा होगा। उस केस में हम लोग जो है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं E नॉट इस तरीके से। और E नॉट प्राइम अगर हम यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे बात करते हैं स्टैंडर्ड। तो अभी हम लोग उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों का आज का जो मेन है पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कवर आउट करना। तो आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, बहुत ही सिंप्लीफाइड चीज़ें ध्यान में रखनी है, और वो ये ध्यान में रखना है कि जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा किसी भी रिडॉक्स कपल, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो, the greater is the tendency for that couple to participate in oxidation of another substrate. Okay, we can describe this tendency in quantitative terms because free energy changes are directly related to differences in reduction potential. अब इस लाइन को बस आपको समझना है for your understanding and concept clearance for अंडरस्टैंडिंग दिस पाथवे। तो आप सभी जानते हैं कि जब डेल्टा जी जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया हुआ है, डेल्टा जी जब नेगेटिव हो तो रिएक्शन हमारा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होता है। फाइन, तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट निकालना है कि आपको ये जो टेबल दिया है, सिर्फ इसको समझिए कि यहाँ पे जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू पॉजिटिव होगी, जिसकी ज़्यादा वैल्यू पॉजिटिव होगी वो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। और जिसकी जो पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो क्या होगा, उसकी जो एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन के प्रति वो कम होगी। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे जो आपको जो भी रिएक्शंस में आपको नेगेटिव वैल्यू दिख रहे हैं वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे उनकी एफिनिटी जो है पॉजिटिव वैल्यू की अपेक्षा कम है। तो फॉर एग्जाम्पल कि अभी अगर हम लोग देखें, कुछ लोग दिमाग में जानते भी होंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता क्या है। होता ये है कि जो NADH है या FADH2 है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये आके पूरा प्रोसेस होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली लास्टली टर्मिनली क्या होता है, लास्ट में ऑक्सीजन को फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए एक कुछ आप लोगों ने एक चेन बना ली एक दूसरे का हाथ पकड़ के, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा पर्सन है जो कि कंपैरेटिवली सभी से बहुत ही क्या है, स्ट्रांग है। तो वो अगर तेजी से खींचेगा तो सभी क्या होंगे, इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कुछ इसी तरीके से इस्टेब्लिश किया गया है, जहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, वो ज़्यादा है,
कंपैरेटिव टू उसके जो पीछे मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं। तो यानी कहने का सेंस आप यहाँ से बहुत ही सिंप्लीफाई वे में एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात समझ सकते हैं कि जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो कुछ अरेंजमेंट इन मॉलिक्यूल्स का ऐसे हुआ है कि मान लेते इसकी एफिनिटी कम है तो इसकी थोड़ी ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा है, और इसकी और ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा है, इसकी सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो आपने क्या देखा कि कहने का सेंस ये कि ये इसकी इतनी ज़्यादा है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास, और ये मान लीजिए ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे तमाम ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने में, और बाकायदे वो प्रॉपरली कॉम्प्लेक्सेस में अरेंज हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ फ्रीली अवेलेबल हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्रक्स क्या निकाल लेना है कि पहले तो ये सब टर्मिनोलॉजी थोड़ी क्लियर हो, प्लस जो है रिडक्शन पोटेंशियल, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि अभी हम लोग को उतना ज़रूरी नहीं है कि पूरा हम लोग हाफ सेल रिएक्शन को समझे, इफ़ होगा तो हम लोग उसको भी समझ लिया जाएगा कि किस तरीके से जो है ईएमएफ फोर्स कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से ये रिडक्शन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। बट फॉर नाउ इट इज़ नॉट क्रूशल कि हम लोग बहुत डिटेलिंग्स में जाएं उनके, राइट। तो अभी हम लोग सिर्फ इससे अपना काम चला सकते हैं, और यहाँ से आप ये भी पता कर सकते हैं कि अगर आपने ये रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया तो आप डेल्टा जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डेल्टा जी माइनस एन। एफ, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ इज फैराडे कांस्टेंट, और ये चेंज इन रिडक्शन पोटेंशियल। तो इससे क्या हो सकता है, डेल्टा जी निकल सकता है। ठीक, तो आपको पता चल सकता है कि वो रिएक्शंस कैसे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों के पास ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को कि हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के थ्रू हम लोग डेल्टा जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, रिएक्शंस को भी समझ सकते हैं कि वो पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। ओके, सो और यहाँ पे अभी ध्यान क्या रखना है हम लोगों को अभी इस टॉपिक में समझने के लिए, अब यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को देख सकते हैं क्योंकि ये सारे नाम अब हम लोगों के सामने आते जाएंगे। जैसे साइटोक्रोम A3 है, साइटोक्रोम A है, साइटोक्रोम C है, साइटोक्रोम C1 है। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये सब मॉलिक्यूल से आपका अभी आमना सामना होने वाला है। तो अगर आप थोड़ी सी तैयारी अभी करते चले तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि आप ये जज कर सकते हैं कि अगर हम आपसे अभी पूछें कि आप बताइए ये कौन किसको ट्रांसफ़र कर रहा होगा, तो आप कहेंगे कि आई थिंक कि भाई C1 क्या है, 0.220 है। ठीक है, 0.220 है, और उससे ज्यादा कौन है, 0.254। ठीक, और उससे ज्यादा कौन है, 0.290 और 0.350। तो मैंने आपको ये अगर दे दिया तो आप क्या कहेंगे, अगर मैंने कहा कि अब इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के तरीके आप जो है वो अरेंज करिए कि कौन किसको दे रहा होगा, तो अब आराम से कह सकते हैं कि जो C1 है वो पॉजिटिव वैल्यू है पर वो C से कम है। C जो है पॉजिटिव वैल्यू तो है पर A से कम है, A पॉजिटिव है पर A3 से कम है। तो आप कहेंगे कि कुछ इस तरीके का अगर अरेंजमेंट हम करें तो A3 सबसे ज्यादा पॉजिटिव है तो वो A से छीन लेगा इलेक्ट्रॉन, A जो है C से पॉजिटिव है तो C से छीन लेगा, और C जो है C1 से है तो वो उससे छीन लेगा। तो अब इस तरीके से आपने क्या इस्टेब्लिश कर दिया, अगर हम इधर उधर कर दें तो वो चीज़ सीक्वेंशियली अरेंज नहीं होगी। तो अब आप देख रहे हैं जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो किसके बिहाफ पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के आधार पे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आधार क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिखेगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज्यादा होगी। क्लियर, तो अगर ये एग्जाम्पल ही आपको समझ में आ गया, अब A3 से कौन पॉजिटिव हो सकता है, भाई कोई आयरन अरेंजमेंट किया गया होगा, या फिर लास्टली आप क्या कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीजन है।
ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, जो एक आपको टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जो आपको थोड़ा समझ में आई होप आया होगा। तो अभी आप लोग बताइए, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर। हम लोगों ने आगे हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज और कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर पाते, क्योंकि सुनते तो बहुत हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, बट उसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो किस पर होती है? स्पेसिफिक रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पे। ओके तो अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए। तो अब हम लोग क्या इसको हम लोग टोटालिटी में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोल देते हैं, ठीक। बट अगर देखें तो अभी हमें टर्म्स जो हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हुआ। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फाइनली जो है वो एटीपी बना लेगा, तो और ऑक्सीडेटिव का सेंस क्या है कि यहाँ पे लास्टली जो टर्मिनल एंड पे ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ये भी बात हो गई। और कौन से रिडक्टेंट है? NADH एंड FADH2, इनसे जो निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से जाएंगे और ATP की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो इसी चीज़ की पूरी अंडरस्टैंडिंग होना कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं और लास्टली जो ATP की सिंथेसिस हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, और तो यही हम लोगों को आज पूरा देखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लोकेशन की, तो यस अगर हम लोग दो कंसिडरेशंस लेते हैं, हम लोग बात करते हैं यूकैरियोट्स की और हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। तो अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है वो कहाँ होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन पे, ठीक है। हालांकि रोल तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का भी है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का भी है, बट बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन लेने और देने की प्रक्रिया में वो एक्चुअली में लोकलाइज कहाँ पे है? इनर मेम्ब्रेन में। इसलिए हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो लोकेशन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन। तो नेक्स्ट जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में यही चीज कहाँ होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो हम लोग के पास यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो हमें यहाँ पे जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो क्या ध्यान में रखनी है कि इसी चीज़ को अगर हम लोग जूम कर दे तो हमें ये किस तरीके से दिखे। ये आपको दिख रहा है आउटर मेम्ब्रेन, और आपको ध्यान में क्या रखना है? हमेशा आउटर मेम्ब्रेन को ध्यान में रखना है और इनर मेम्ब्रेन को ध्यान में रखना है। तो अब आपको दिख रहा है कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपको आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है और ये आपकी ये इनर मेम्ब्रेन दिख रही है, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या हुआ? यहाँ पे जो एरिया है वो क्या है? इनर मेम्ब्रेन स्पेस, राइट, या पेरिफेरल स्पेस या इनर मेम्ब्रेन स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक। तो अगर हम लोग मॉलिकुलर लेवल पे इसको जूम आउट करें और इसको देखें तो एक्चुअली में हमें हमेशा बुक में जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, तो ये जो आपका आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन कैसा होगा? आउटर मेम्ब्रेन की लिपिड बाई लेयर होगी। अब ऐसा नहीं कह देना है कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये पूरी ही क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। तो एक मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। तो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो अभी हमने बनाया है वो क्या बनाया है? हमने बनाया है ये, ठीक है। अब हम अगर इनर मेम्ब्रेन बनाएं, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन भी कुछ ऐसे ही होगी। इनर मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लिपिड बाइलेयर, उसके पास भी। तो ये जो अभी बन रहा है वो क्या है? वो है इनर मेम्ब्रेन।
और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा। और इसी इनर मेम्ब्रेन पर ही क्या लोकेलाइज होंगे, इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस अरेंज होंगे और इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस के अंदर वो मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मदद कर रहे होंगे। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करते करते फाइनली किसको डोनेट कर देते हैं, ऑक्सीजन को। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी कि किस तरीके से लोकेशंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन से की प्लेयर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, यानी कि मेन खिलाड़ी। अगर हम लोग बात करें तो एक तो हो गया आपके हो गए मेजर एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस, जिनको हम लोग कह रहे हैं कि ये अरेंज होते हैं एक्चुअली में, कहाँ पे अरेंज होते हैं ये अरेंज होते हैं इनर मेम्ब्रेन पर, ठीक है। और इनके जो नाम है वो किस तरीके से इनके नाम है। तो पहला है आपका, वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि पहला आप क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, राइट। बट एक्चुअली में अगर हम लोग इनको देखें तो इनके जो नाम होंगे वो किस तरीके से होंगे, NADH यानी कोएंजाइम Q रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज भी बोल सकते हैं। अब इस नाम को समझ जाइए, NADH रिडक्टेज यानी ये वो एंजाइम है या ये ऐसा एक कॉम्प्लेक्स है जहां पे जो कोएंजाइम Q है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। रिड्यूस हो रहा है मींस गेन कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, तो वो रिड्यूस हो गया, ठीक। ये डोनेट करेगा तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, NADH कोएंजाइम Q। अगर हम यहाँ पे वर्ड एक और लगा दे, ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Q का रिडक्शन हो रहा है, क्लियर। दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या है, उसी तरीके से उसका भी नाम लिख सकते हैं आप, सक्सिनेट Q रिडक्टेज। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सक्सिनेट से इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा और कोएंजाइम Q है जो वो रिडक्टेज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। उसी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है वो क्या है, वो है कोएंजाइम Q। यहाँ पे कोएंजाइम Q भी लिख सकते हैं, Q भी लिख सकते हैं। तो कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम C, ऑक्सीडो रिडक्टेज या रिडक्टेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोएंजाइम Q के पास इलेक्ट्रॉन आए थे, तो अब आप दिमाग लगा सकते हैं कि कहाँ से आए थे, NADH से आए थे और कुछ सक्सिनेट से आए थे। तो ये जो है अब ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कोएंजाइम Q इलेक्ट्रॉन अब किसको दे रहा है, साइटोक्रोम C को दे रहा है। फाइनली इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C को रिड्यूस करता है, तो इसका नाम इस तरीके से हो गया। फाइनली फोर्थ में क्या होता है, साइटोक्रोम C जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्सीजन को फाइनली देता है, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स। तो फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम भी उसी आधार पे हो गया, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो इस तरीके से जो नाम भी दिए गए हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारे फोर्थ कॉम्प्लेक्स हो गया। बाकी जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है, पहले तो वो एकदम अलग रखा जाता था, उसका नाम ही बोलते थे ATP सिंथेस, बट उसको आज की डेट में कॉम्प्लेक्स फिफ्थ बोला जा सकता है। कई बुक्स अब मेंशन करते हैं कि कॉम्प्लेक्स फिफ्थ हमारा क्या होता है, ATP सिंथेस, जो कि ATP की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब आप कह सकते हैं कि पहले और अब में अंतर क्या हो गया, क्योंकि देखिए ये सभी जो कॉम्प्लेक्स है, जो 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में इन्वॉल्व है, पर ये जो ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स है ये ATP की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसलिए कुछ बुक्स जो है इन 4 कॉम्प्लेक्सेस को पहले मेंशन करते हैं, उसके बाद फिर ATP सिंथेसिस की प्रक्रिया में इस ATP सिंथेस अलग से बात करते हैं। बट अब बुक्स में रेफरेंस दिया जाने रहे, देयर आर 5 complexes and 4 of which are this, and this ATP synthase is the 5th complex responsible for the production of ATP। ये तो आपके हो गए मेजर जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये बहुत बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं, और इन प्रोटीन्स के अंदर वो मॉलिक्यूल रखे जाते हैं जिनको कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है, ठीक। तो अब आप समझ चुके होंगे
कि जो भाई ये तो कॉम्प्लेक्सेस के नाम हो गए और ये बड़े बड़े प्रोटीन्स के हैं, तो यानी कि जो और प्लेयर्स होंगे उनको हमको जो कि मेनली इन्वॉल्व हैं इन सब ट्रांसफरेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर करने के लिए, तो या इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो ये कौन कौन से हैं, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। तो अब आपको ये कौन कौन से हो गए, ये हो गए फ्लैवोप्रोटीन्स, आयरन सल्फर प्रोटीन्स, फिर साइटोक्रोम्स एंड कोएंजाइम्स। तो पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो अभी हम लोग ने बात की कि ये जो हैं फ्लैवोप्रोटीन्स हैं या आयरन सल्फर प्रोटीन, साइटोक्रोम्स एंड कोएंजाइम, ये जो है ये क्या होते हैं, ये बेसिकली ये जो है पूरी चीज हो अब आपको यही चीज ध्यान में रखनी होगी जैसे जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। NADH कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज, उसमें आप देखेंगे उसमें साइटोक्रोम्स नहीं होंगे, उसमें आयरन सल्फर प्रोटीन्स होंगे, उसमें फ्लैवोप्रोटीन्स होंगे। सक्सिनेट क्यू रिडक्टेज में भी आयरन सल्फर प्रोटीन्स हैं एंड फ्लैवोप्रोटीन्स हैं। पर कोएंजाइम क्यू यानी कॉम्प्लेक्स थर्ड में साइटोक्रोम आ जाएगा, आयरन सल्फर प्रोटीन्स आ जाएंगी, पर फ्लैवोप्रोटीन्स नहीं होंगी। ठीक है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में भी अलग अलग प्रकार के साइटोक्रोम्स होंगे और आयरन सल्फर प्रोटीन्स होंगी। तब आपको समझ में आपका जो क्रक्स इस चीज से निकला कि हमारे पास जो की प्लेयर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो की प्लेयर हो गया, एक जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस मैकेनिज्म में, कि बड़े बड़े प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस, उन कॉम्प्लेक्सेस में जो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं उनको पकड़ के इन कॉम्प्लेक्सेस में रखा गया है, तो उनके नाम इस प्रकार हैं। ठीक, और ये किस तरीके से वहां पे अरेंज्ड है, यही हम लोगों को NADH रिडक्टेज या कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में हम लोगों को समझना है। तो यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एस्पेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इनको हम क्या कह सकते हैं, एक मेजर एंजाइम कॉम्प्लेक्स हो गया, इनको हम लिख देते हैं दीज आर मेजर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स विच आर लोकेटेड इन देयर रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, तो मैंने मेंशन कर दिया, आपको अब ध्यान में रखना है कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर किस कॉम्प्लेक्स में लोकलाइज्ड है। तो अब हम लोगों को आगे बढ़ने से पहले, यानी कि अगर हम लोग अभी इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग्स देख लें तो यहाँ पे आपको रिलेट करने में आसानी होगी। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला क्या है, पहला जो हमारा इलेक्ट्रो कैरियर है वो है फ्लैवोप्रोटीन्स। जो फ्लैवोप्रोटीन्स होते हैं इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बिकॉज बहुत डिस्कशन हुआ है। तो अगर फ्लैवोप्रोटीन्स में यहाँ जो फ्लैवोप्रोटीन जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं वो आप सुनेंगे FAVN, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडिन न्यूक्लियो, FAD डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये दोनों ही, ये जो फ्लैवोप्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो टाइटली बाउंड होते हैं। तो जो भी कोफैक्टर्स टाइटली बाइंड होते हैं कोएंजाइम से या किसी प्रोटीन में, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंजाइम बोलिए या प्रोटीन बोलिए, तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या कहलाएंगे, प्रोस्थेटिक। तो अब आपको लॉजिक क्या लगानी है कि जहां पे भी FMN और FAD जिस कॉम्प्लेक्स में भी प्रेजेंट होंगे, 1, 2, 3 या 4, जिस कॉम्प्लेक्स में भी ये लोग प्रेजेंट होंगे, कैसे प्रेजेंट होंगे, टाइटली बाउंड होंगे, उनको आप अलग नहीं कर सकते हैं, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होंगे उस कॉम्प्लेक्स का। तो ये फ्लैवोप्रोटीन्स करते क्या है, फ्लैवोप्रोटीन्स का जो मेन रोल होता है वो मेन रोल होता क्या है कि ये जो होते हैं फ्लैवोप्रोटीन्स, दे एक्चुअली प्रोवाइड अ माइक्रो एनवायरमेंट फॉर जीन रिंग, आइसोएलेक्सोजीन रिंग। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि जो आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इनके पास इस तरीके की रिंग होती है, आइसोएलेक्सोजीन रिंग होती है। तो ये जो प्रोटीन होते हैं इस रिंग को एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जिसकी वजह से इसके पास क्या क्रिएट हो जाए, एक यूनिक तरीके का रिडक्शन पोटेंशियल मेंटेन रहे। देखिए कहानी कहाँ आ गई, कोई भी अब ये क्या करेंगे, एक तरह से इलेक्ट्रॉन के कैरियर में ही तो रिस्पॉन्सिबल हैं,
अब बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि इन कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन कैरियर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को ये पकड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, अकॉर्डिंग टू रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ फ्लेवोप्रोटीन्स का क्या रोल हो गया कि एफएडी या एफएमिन जो होते हैं उनमें ये रिंग प्रेजेंट होता है, तो ये जो रिंग होता है एक तरीके का, इनको क्या दे रहा है, यूनिक रिडक्शन पोटेंशियल कन्फर कर रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, अब इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि ये जो फ्लेवोप्रोटीन होते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर स्पीसीज से एक इलेक्ट्रॉन वाले को में एक मीडिएशन का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जब इस चीज पे अब हम लोग कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो ऐसे कंपोनेंट होंगे जो कि एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम एक्सेप्ट कर सकता है। मान लेते हैं कि सपोज ये जो है ये इसकी प्रॉपर्टी है कि हम 2 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम एक्सेप्ट करेंगे और नहीं तो नहीं चाहिए मुझे इलेक्ट्रॉन। ओके, और अब जो अगला इसको लेने वाला है उसका नियम ये है कि मैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ। ठीक, तो अब इसको जो है इसको देना है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये लेगा तो इसकी हैबिट क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन देने की, पर अगले जिसको देना है उसकी हैबिट है कि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब यहाँ पे एक सेटअप कौन मदद कर सकता है, ये फ्लेवोप्रोटीन क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा इनसे, ठीक है, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं पर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड कैन एक्ट एज ट्रांसफॉर्मर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस। बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस में ये ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी एक एबिलिटी है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन मतलब ये इसमें भी स्टेबल हो सकते हैं। तो एक ये इसकी आपको ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन्स। अब आयरन सल्फर प्रोटीन्स ये आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी आयरन सल्फर प्रोटीन्स की बात आती है तुरंत दिमाग में पहली चीज क्या क्लिक करनी चाहिए कि ये नॉन हीम अरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पे बात क्या उभर के आई है कि अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए 2 मेथड्स बायोलॉजिकली यूज होते हैं। पहला क्या मेथड यूज होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए 2 मेथड यूज होते हैं। एक होता है हीम अरेंजमेंट, जिसको आप लोग हीमोग्लोबिन में बहुत अच्छे से ऑलरेडी जानते हैं। हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन में हीम अरेंजमेंट होता है। इसमें जो आयरन को किससे लिंकअप किया जाता है, पूरा अरेंजमेंट बनाया जाता है कोऑर्डिनेट किसके थ्रू, आयरन प्लस प्रोटोपोरफायरिन 9 रिंग करके होता है। उसमें ये आप तब बोलते हैं कि ये हीम प्रोटीन्स है, जहां पे आयरन, फिर से बोल रहे हैं, जहां पे आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9 के थ्रू अरेंज किया हुआ हो। प्रोटोपोरफायरिन 9 क्या होता है, विनाइल रिंग, दैट राइट, ये सब हम लोगों ने बात की थी। तो ये अगर इस तरह का अरेंजमेंट है तो उसको हम बोलते हैं ये हीम अरेंजमेंट है। पर अब अगर आयरन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, प्रोटोपोरफायरिन 9 के थ्रू। अब ऐसा अगर अरेंजमेंट है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराना है बट नॉन हीम वाला ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे आयरन को कैसे अरेंज करके रखा गया है, यहाँ पे भी इसी तरीके को आयरन को पकड़ के रखा गया है, बट विद द हेल्प ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन्स, यानी ऐसी प्रोटीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जहाँ पे सल्फर का यूज करके आयरन को पकड़ के रख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोटोपोरफायरिन 9 नहीं प्रेजेंट है, तो प्रोटोपोरफायरिन 9 की जगह क्या है, सल्फर अरेंजमेंट्स हैं। तो ये पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए। अब नॉन हीम अरेंजमेंट में भी आप 2 टर्म्स सुनेंगे। एक आप टर्म सुनेंगे रिस्क आयरन सल्फर अरेंजमेंट,
ठीक है, REISKE। और एक सुनेंगे आप बार बार आयरन सल्फर क्लस्टर्स या आयरन सल्फर प्रोटीन्स। अब यहाँ पे आयरन सल्फर प्रोटीन्स आपको बार बार आएगा कि इस कॉम्प्लेक्स के पास इतनी आयरन सल्फर प्रोटीन्स है, तो आपके दिमाग में क्या तुरंत क्लिक आउट करना चाहिए कि ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन्स है इनका एक रिस्पेक्टिव अरेंजमेंट होगा सल्फर के साथ। ठीक है, तो वो सल्फर आ कहाँ से रहा है भाई, आयरन सल्फर प्रोटीन है ना, तो तुरंत दिमाग में क्या रखना है कि यानी कि एक ऐसी प्रोटीन है जिसमें कि सिस्टीन ग्रुप प्रेजेंट है, और सिस्टीन के पास क्या होता है, सल्फर होता है। तो ये जो सल्फर है ये क्या हो गए हैं, वो इस तरीके से आयरन को अरेंज करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हो गया, ये हो गया आयरन सल्फर प्रोटीन्स। तो ये जो आयरन सल्फर है, यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आयरन को 4 तरीके से अरेंज करके रखा जा सकता है। ठीक है, तो आयरन सल्फर के थ्रू 4 तरीकों से कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट कर सकता है, और वो क्या क्या है, पहला है आयरन सल्फर, और दूसरा है Fe3S4। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा Fe3S4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज Fe आयरन। ठीक है, और इस तरीके से सल्फर अरेंजमेंट किया गया है। तो यहाँ पे ये बात आ गई कि एक क्या अरेंजमेंट है, Fe2S2, Fe2S2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ Fe2S2, फिर यहाँ Fe4S4, तो Fe1 2 3 4S4। तो आप देख रहे हैं इस प्रोटीन में क्या हो रहा है, ये इस तरह की प्रोटीन्स हैं जो कि आयरन को कॉम्प्लेक्स करके रखने में मदद कर रही हैं, और आपके सामने ये है। तो आप जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है वो कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 1 में Fe2S2 अरेंजमेंट भी होता है, Fe4S4 अरेंजमेंट भी होता है। ठीक है, हालांकि अभी इतना डिटेलिंग्स तो नहीं आ रही है, बट आपको एक आइडिया थोड़ा हो जाएगा, तो कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो जाएंगे। इसलिए यहाँ थोड़ा मैंने ये डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप कॉम्प्लेक्स में एक्चुअली में क्या दिया रहता है कि हाँ कॉम्प्लेक्स 1 है, दिस कॉम्प्लेक्स जो है इसके पास आयरन सल्फर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, तो आयरन सल्फर प्रोटीन्स भी कुछ स्पेसिफिक वे में अरेंज होगी, जो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया। सॉरी, ये भी कॉम्प्लेक्स 1 में ये दोनों ही इस तरीके के अरेंजमेंट पाए जाते हैं, बट टोटलिटी में आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे आयरन सल्फर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आयरन सल्फर प्रोटीन्स के 4 तरीकों की बात की, यानी कि अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉन हीम अरेंजमेंट जो 2 तरह से होते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन और रिस्क आयरन सल्फर प्रोटीन्स में 4 तरीके हो सकते हैं, और रिस्क भी क्या होता है, एक तरीके का अरेंजमेंट ही होता है आयरन सल्फर का। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कोएंजाइम क्यू। तो ये जो होता है कोएंजाइम क्यू, ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत आयरन सल्फर प्रोटीन्स जो होते हैं वो कॉफ या फ्लैवोप्रोटीन्स, हम लोगों ने क्या कहा, फ्लैवोप्रोटीन और आयरन सल्फर प्रोटीन्स जो है वो दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में एकदम अरेंज होते हैं। पर जो कोएंजाइम क्यू होते हैं या ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, ये बेसिकली मूव कर सकते हैं। कहाँ मूव कर सकते हैं, मेम्ब्रेन के इधर उधर मूव कर सकते हैं। अब आपको जो ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि ये क्या होते हैं। पहला आपके पास पॉइंट क्या आ गया कि ये लिपोफिलिक होते हैं नेचर में। दीज आर लिपोफिलिक इन नेचर, यानी जो लिपिड बाइलेयर है उसके थ्रू ये आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक तरह से होते क्या है, दीज आर एक्चुअली स्ट्रक्चरली इनको क्या कह सकते हैं, दीज आर अ काइंड ऑफ बेंजोक्विनॉन, दीज आर बेंजोक्विनॉन which are linked to number of isoprene units। ठीक है, और ये जो है आप कह सकते हैं कि मैमेलियन सेल में ये आइसोप्रीन यूनिट्स जो होती हैं वो 10 होती हैं। जैसे यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे देखिए ये लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन है, देखिए ये 10 यूनिट्स। अब ये CH2 CH2 10 टाइम्स रिपीटेड है, इसीलिए इसको क्यू कोएंजाइम क्यू को के क्या नाम हो गए, एक तो हो गया कोएंजाइम क्यू, ठीक है,
क्यों? क्योंकि इसके पास बेंजोक्विनोन है जो कि आइसोप्रीन यूनिट के। एक क्या हो गया कि आप इसको सिर्फ क्यू भी बोल सकते हैं, तो ये भी नाम हो गया, ये भी नाम हो गया। Q10 भी बोला जाता है, तो Q10 क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी क्या होता है, मैमेलियन सेल में 10 यूनिट्स आइसोप्रीन की प्रेजेंट होती हैं। दूसरा क्यों है? क्योंकि ये जो कोएंजाइम क्यू है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट पाया जाता है इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, यूबिक्विटस। यानी कोई भी चीज जब हाई अमाउंट में प्रेजेंट होती है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं यूबिक्विटस, तो इस वहां से इसका नाम क्या बोल सकते हैं, यूबिक्विनॉन। तो ये इसके 4 नाम है एंड द रीजन नाउ बीन डिस्क्राइब टू यू। ठीक है, तो जो आइसोप्रेनॉइड टेल होती है, दिस इज एन आइसोप्रेनॉइड टेल, ठीक है, 10 बार रिपीटेड, तो ये जो इतनी लंबी जो टेल होगी, तो यही इसको, इस मॉलिक्यूल को क्या प्रोवाइड करती है, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर। इसी की वजह से ये हाइड्रोफोबिसिटी दिखाती है और लिपोफिलिक इसको बोलते हैं, जिसकी वजह से ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आराम से इट कैन डिफ्यूज इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है कि भाई 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से कौन सा प्रोस्थेटिकली है और कौन सा जो है वो लिपोफिलिक नेचर का है। और हम लोग ने क्या एग्जाम्पल देखिए, FMN और FAD तो नहीं मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के पास चीज़ आ गई, और एक चीज़ अगर हम और ऐड करना चाहेंगे, एंड आई होप कि आप लोग आगे जब हम लोग इसको ले जाएंगे तो आप लोग वो याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप ये जो चीज़ देख रहे हैं कि जो कोएंजाइम क्यू है ये क्या है, अभी ऑक्सीडाइज स्टेट में है। जैसे ही इसने एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, जब कोएंजाइम क्यू एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो उसको बोलते हैं सेमी क्विनॉन फॉर्म ऑफ कोएंजाइम, तब उसको बोलेंगे सेमी क्यूनॉन फॉर्म, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे दिख रहा था, अभी इसने एक इलेक्ट्रॉन, तो ये तो अनस्टेबल होगा, तो इसको कितनी इलेक्ट्रॉन चाहिए खुद को स्टेबलाइज करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट, एक यानी एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहिए या हाइड्रोजन कहिए, ठीक है। हाइड्रोजन मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। तो ये एक एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, OH यहाँ पे आ गया। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि किस तरीके से चीजें चेंज हो गई, ठीक। तो अब हमारे पास जो रेड्यूस, तो आपके पास अब ये स्ट्रक्चर भी है कि यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के समय जो कोएंजाइम क्यू है वो सेम एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्ट करके सेमी क्विनॉन में होता है, बट फिर से वो चाहेगा कि जल्द से जल्द उसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और आ जाए, और वो क्या कहलाए, रेड्यूस कोएंजाइम। इस रेड्यूस कोएंजाइम को हम लोग और क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं यूबीक्विनॉन, सॉरी यूबीक्विनॉल। तो और इसको रिप्रेजेंट, रेड्यूस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, QH2, ठीक है, या रेड्यूस को हम लोग कोएंजाइम QH2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग जो हम लोग देखेंगे, हम लोग यही लिखा जाएगा QH2, ओके। तो और रेड्यूस्ड आपको पता है Q10 या कोएंजाइम Q या यूबीक्विनॉन, कुछ भी है, जब ऑक्सीडाइज फॉर्म है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए बहुत ही अच्छे से, ओके। तो फिर अब हम लोग आगे जो मूव करने जा रहे हैं वो हम लोग मूव कर रहे हैं साइटोक्रोम्स पे। तो अगर साइटोक्रोम की बात करें, साइटोक्रोम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आपको दिखेगा कि जो साइटोक्रोम्स होते हैं ये भी क्या है भाई, एक तरह के मैं कुछ इस तरीके से सेंट्रलाइज में, क्योंकि मुझे रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये तो हमें पता ही है, वही हमारा टॉपिक चल रहा है, बट ये हीम प्रोटीन्स हैं। तो एक्चुअली जब आप हीम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन जब शुरू होता है तो वहाँ भी इस बात का रेफरेंस दिया जाता है कि कौन कौन सी हीम प्रोटीन्स हैं। तो हीम प्रोटीन्स में आप एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, और वहाँ पे एक और चीज़ बताई जाती है कि जो साइटोक्रोम्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, हीम प्रोटीन होती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आया कि जो साइटोक्रोम्स होते हैं वो हीम प्रोटीन्स होते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की, जो हीम प्रोटीन्स होंगे उनमें क्या अरेंजमेंट होता है, उनमें जो आयरन है वो किस तरीके से अरेंज होगा, प्रोटोपोरफायरिन 9 वाला अरेंजमेंट शो करता है।
और ये डिटेल डिस्कशन हीमोग्लोबिन में ऑलरेडी हो चुका है और कराया जाता है प्रोटोपोरफायरिन 9। ठीक, ऐसा अरेंजमेंट होता है, बट थोड़ा सा मॉडिफाइड, उसमें मॉडिफिकेशन भी होता है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो साइटोक्रोम्स यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, एक तो रोल प्ले कर रहा है आपका 3 तरह के बी टाइप साइटोक्रोम, 3 तरह के बी टाइप साइटोक्रोम्स। और ये जो बी टाइप साइटोक्रोम होता है जो कि आपका भाई हीम ही तरह पर, इसमें ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं बिल्कुल आइडेंटिकल होता है जो कि हीमोग्लोबिन में हीम पाया जाता है, उसी की तरह ही इसका अरेंजमेंट होता है इस हीम प्रोटीन का। बी साइटोक्रोम क्या है? एक तरह की हीम प्रोटीन्स हैं। कैसी हीम प्रोटीन्स है? हीमोग्लोबिन वाला ही अरेंजमेंट रहता है लगभग। ठीक, फिर दूसरा आता है C1 एंड C। ये भी साइटोक्रोम्स हैं C1 एंड C, जो कि आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये कैरियर का इलेक्ट्रॉन को पकड़ने छोड़ने का काम करने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जो हीम है, हीम को हीम प्रोटीन कब बोलते हैं कि जब ये हीम अरेंजमेंट, जब हीम कंपोनेंट ग्लोबुलर प्रोटीन से अटैच हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं हीम प्रोटीन। ठीक है, तो अगर आप याद रखें तो हीम को हम लोग अक्सर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे आयरन हो गया और ऐसे ऐसे प्रोटीन होती है, तो दिस इज वी शो एज अ हीमोग्लोबिन की मान लीजिए एक सब यूनिट है। ठीक है, इसी तरीके से दिखाते हैं, 4 सब यूनिट दिखा सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये भी वैसा ही होता है, बस डिफरेंस ये होता है जो हीम होता है इसमें, हीम क्या, आयरन प्लस प्रोटोपोरफायरिन, ये जो ग्रुप होता है ये जब प्रोटीन से लिंक होता है, प्रोटीन से लिंक होगा तभी इसको हीम प्रोटीन बोलेंगे। तो ये थायो ईथर बॉन्ड बनता है, कहां बनता है? बिटवीन 2 विनाइल। विनाइल कैसा होता है? यू नो, विनाइल साइड चेन एंड 2 सिस्टीन रेसिड्यूज, ये होता है। नाउ नेक्स्ट क्या है? साइटोक्रोम ए एंड A3। तो ये जो साइटोक्रोम ए और A3 है ये भी क्या है? एक तरह की हीम प्रोटीन्स होती है, बट थोड़ी बहुत मॉडिफाइड हीम होती है, क्योंकि जो इसका एक साइड चेन होता है वो क्या होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ, इट इज एक साइड चेन है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 आइसोप्रीन यूनिट्स। तो ये थोड़े थोड़े आप देख रहे हैं कि चेंजेस होते हैं या मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो ये एक प्रकार की हीम प्रोटीन तो है बट विद अ स्लाइट मॉडिफिकेशंस। ठीक है, दूसरी चीज थोड़ा सा याद में आपको ये रखना है कि जो साइटोक्रोम ए और A3 होते हैं, ये जो हीम है ये एसोसिएटेड होते हैं कॉपर आयन से, जो कि हीम आयरन से, ऐसा नहीं है कि आयरन नहीं होगा, जो कि हीम आयरन से क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, जो कि हीम आयरन से क्लोजली एसोसिएटेड विद हीम आयरन। लोगों ने देखा फ्लैवोप्रोटीन्स को देखा, प्रोटीन्स को देखा, फिर हम लोगों ने देखा आयरन सल्फर प्रोटीन्स को देखा। एंड यस, आयरन सल्फर प्रोटीन्स में आप एक और चीज इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली है कि आयरन सल्फर प्रोटीन ही वो कैरियर है जो कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इट कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करेगा, तो ये इसकी एक खास बात होती है। तो यूबिक्विनॉन में भी आपने देख लिया कि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो कर सकता है बट अनस्टेबल है, वो सेमीक्विनॉन फॉर्म में रहेगा। उसको अच्छा कब लगेगा? जब वो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले। ठीक, साइटोक्रोम्स का हम लोग देखेंगे। और आप लोग क्या देखा फिर? कोएंजाइम क्यू, या हम इसको यूबिक्विनॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड देन यू हैव सीन साइटोक्रोम्स।
अब ये जो है, अब आपकी जॉब तमाम तरह की साइटोक्रोम्स भी हम लोगों ने देखा। सारे जो साइटोक्रोम्स है बी के भी 3 टाइप हैं उसमें, फिर C1 C, ये सब कहाँ लोकेटेड होते हैं, इनका किस तरह का रोल है, कौन किसको ट्रांसफर कर रहा है, किस कॉम्प्लेक्स में ये स्पेसिफिक रोल अपना कर रहे हैं, ये अब आपकी जॉब हो जाएगी। कॉन्सेप्चुअली इसको समझना होगा और प्रैक्टिस भी करनी होगी कि चीज़ें एकदम क्लियर हो, कौन किस में प्रेजेंट होता है और कौन किसके द्वारा रिड्यूस हो रहा है और किसको वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक जनरल विजन है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है साइटोक्रोम C1 का, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है, और A3 का जनरल स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से आपने देखा कि जो यहाँ पे देखा ना कि आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके की आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे है ना ये जो तीन आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो 3 आइसोप्रीन यूनिट्स A और A3 में प्रेजेंट, आपने देख लिया तो मेरे ख्याल से और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटीन जो है वो किस तरीके से अरेंज होता है वो आप देख सकते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि एक सल्फर जो है वो किस तरीके से विनाइल साइड चेन और सिस्टीन रेसिड्यू से अपना बॉन्ड बना रहा है ना। विनाइल साइड चेन है वो 2 सिस्टीन रेसिड्यू से अब बॉन्ड बना रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रोटीन है, जो भी ग्लोबुलर प्रोटीन अटैच होगी वो इस तरीके से साइटोक्रोम C है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हीम में हम लोगों ने मॉडिफिकेशन हुआ है। देखिए यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं कि हम लोग जो बात कर रहे थे, देखिए आयरन किस तरीके से सेंट्रली लोकलाइज्ड है, ये प्रोटोपोरफायरिन रिंग्स हैं। ठीक है, प्रोपियोनिल हो गया, विनाइल हो गया, राइट, और ये मिथाइल हो गया। तो हम लोग देख चुके हैं 2 विनाइल होता है, दिस इज 2 विनाइल अरेंजमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 मिथाइल अरेंजमेंट, दिस इज प्रोपियोनिल अरेंजमेंट। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, तो किस तरीके का मॉडिफिकेशंस हम लोगों को दिख रहे हैं, यानी कि पूरा अरेंजमेंट प्रोटोपोर हीम मीन्स आयरन भी आपको दिख रहा है और प्रोटोपोरफायरिन 9 भी दिख रही है। ठीक, तो ये इस तरह का मॉडिफिकेशन आपको दिख रहा है। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा ओवरव्यू आप देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो है इनर मेम्ब्रेन है। और ये इनर मेम्ब्रेन को यहाँ पे बहुत जूम किया गया। तो इनर मेम्ब्रेन के पास क्या है, ये लिपिड बाइलेयर है जो अभी बात की जा रही थी। आउटर मेम्ब्रेन कहीं यहाँ होगी, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन ये इस तरीके से होगी, इसके पास भी इसी तरीके का अरेंजमेंट होगा, लिपिड बाइलेयर होगी। तो इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। ठीक, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आपके पास एक विजन आ जाए कि इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन पे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 अरेंज होते हैं और कॉम्प्लेक्स 4 अरेंज है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस रखेंगे कॉम्प्लेक्सेस को समझने के लिए। तो अब यहाँ देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में TCA साइकिल चल रही है। TCA साइकिल को यहाँ खास तौर पे रिप्रेजेंट क्यों किया गया है, क्योंकि TCA साइकिल को ज्वाइन करने के लिए कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं फैटी एसिड्स जो हैं, फैट लिया है आपने तो वो टूट के एसिटिल कोएंजाइम A बनाएंगे, ये जो है सीधे TCA को ज्वाइन कर सकता है। अमाइनो एसिड मेटाबोलाइज होके TCA को ज्वाइन हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो TCA को, और इन सब प्रक्रिया में NADH का भरपूर फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, ये NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जहाँ जहाँ NADH, ज़रूरी नहीं कि TCA में ही जो NADH बन रहा है, और भी किसी पाथवे में किसी जगह कैटाबॉलिज्म के समय NADH का फॉर्मेशन, याद रखिए NADH जो है वो ऑक्सीडेटिव पाथवे में मिलता है। ठीक है, और FADH2, NADH और FADH2 ये जहाँ भी बन रहे होंगे उसके बाद ये कहाँ आ रहे हैं, देखिए NADH जो भी इलेक्ट्रॉन इसके पास था वो कॉम्प्लेक्स 1 को लाके देगा। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स 1 को लाके देगा, और जो FADH2 के पास है वो किसको लाके देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को लाके देगा। तो जहाँ जहाँ भी NADH कहीं से भी आ रहा हो वो कहाँ पे पहुँचेगा, कॉम्प्लेक्स 1 में, और FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 में पहुँचेगा। ठीक है,
फिर ये जो है इन कॉम्प्लेक्सेस में तमाम तरह के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में मदद करेंगे। फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1, याद रखना है कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों ही जो अपना इलेक्ट्रॉन ले, जो इनके पास इलेक्ट्रॉन रहता है वो फाइनली किसको देते हैं, वो कोएंजाइम Q को ही देते हैं और इसको रिड्यूस कर देते हैं QH2 में। तो ये एक कलेक्टिव थॉट सा हो गया कि जो FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 में ला रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन फिर कोएंजाइम Q को देगा, NADH जो इलेक्ट्रॉन ला रहा है वो किसको देगा, कोएंजाइम Q को देगा और QH2 बन जाएगा। अब आगे की प्रक्रिया में यही QH2 जो है कॉम्प्लेक्स थर्ड को देगा। कॉम्प्लेक्स थर्ड में कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होंगे, वो फाइनली जाके साइटोक्रोम C को देंगे। फिर जो साइटोक्रोम C होगा वो फाइनली कॉम्प्लेक्स 4 में देगा और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स कैरियर जो है लोकलाइज होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते करते फाइनली ऑक्सीजन को देंगे और आपका वाटर, और कॉम्प्लेक्स 5th में इन चीज़ों का इस्तेमाल करके ये जो है ATP बनाएगा। तो ये एक ओवरव्यू है। तो अभी